मैं दोबारा लिख के बांध दूंगा तुम्हें, टेंशन मत लो। तो में से किस किस को 11th केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक समझ में नहीं आई बिल्कुल? OMG। मैं तुम्हें एक बहुत तगड़ा फैक्ट बताता हूँ, ऑर्गेनिक किसी को समझ में नहीं आई 11th में। ऑर्गेनिक ही सबसे ज़्यादा काम आती है 12th में, 11th क्लास की। पर उसका कोई ना कोई तरीका तो है यार, धांसू तरीका उसको करने का। ऑर्गेनिक इज इजीएस्ट एवर। चलो पहले मुझे बात बता दो, वोलेटाइल में अगर वोलेटाइल मिलेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और वोलेटाइल में नॉन वोलेटाइल मिलेगा तो प्रेशर इस बात पे डिपेंड करेगा कि अपने पास में कोई भी चीज़ कितने ज़्यादा अमाउंट में है। अगर ज़्यादा अमाउंट में होगी तो उसका प्रेशर भी ज़्यादा होगा। और उस अमाउंट को हम लोग जिस केमिस्ट्री वाले शब्द से पहचानते हैं, शब्द का नाम क्या है? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स से। और निकालने का तरीका, ऊपर नंबर ऑफ मोल्स जिसके निकालने और नीचे टोटल। हम लोगों ने जितना पढ़ा है वो तो अब तक की कहानियां, हम उसको दोबारा से एक बार डील कर लेते हैं। लेकिन मैं तो बस एक चीज समझा देता हूं कि हम लोग किस जगह पे थे। हाँ भाई, ये ध्यान से देखो, मैं तुम्हें दोबारा से नापता हूं क्योंकि वाकई में यही मेन चीजें हैं। बांधना, सिर्फ पढ़ाना नहीं, बांधना बहुत आवश्यक है तुम्हें। अगर मैं तुम्हें वापस से एक चीज समझाऊं तो हम लोगों ने एक फाउंडेशन करी, वेपर प्रेशर क्या होता है? भाप के बनने का, उसके कंडेंस होने की स्पीड जब सेम हो जाती है उस वक्त किसी कुकर पे प्रेशर नापना क्या कहलाता है? वेपर प्रेशर। उसका डॉट्स लॉ हमें क्या समझाता है? किसके द्वारा प्रेशर ज्यादा होगा? जिसकी मात्रा ज्यादा होगी। भाई ए के द्वारा लगने वाला प्रेशर इस बात पे डिपेंड करेगा कि एल के मोल फ्रैक्शन कितने हैं। और प्रोपोर्शनल क्या लगता है? कांस्टेंट पी नॉट ए। और पी नॉट ए क्या चीज है वो तुम सभी को अनुमानित होगा। मिलने से पहले क्या प्रेशर था उसे पी नॉट ए कहते हैं। तुम लोगों ने फिर एक छोटी सी बात जानी, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन रॉल्स लॉ। अभी नहीं जानी है, आज जानोगे। मैंने तुम्हारे साथ में ऐसा कोई डिस्कशन नहीं किया आइडियल नॉन आइडियल, लेकिन किसी रॉल्स लॉ के अंदर हम लोगों ने जो कहानी पढ़ी थी वो शायद ये थी। हम लोगों ने रॉल्स लॉ में जो बेसिक सी चर्चाएं लगाई हैं वो शायद मुझे मिलनी चाहिए। ये है क्या? नहीं ये तो है, पर मैं बताता हूँ, तुम वो नहीं नोट पाओगे जो मैं तुम। हाँ ये था कि हमें वेपर प्रेशर में ये पढ़ना था कि वोलेटाइल से वोलेटाइल मिलाएंगे तो प्रेशर कैसे निकलेगा, वोलेटाइल से नॉन वोलेटाइल मिलाएंगे तो प्रेशर कैसे निकलेगा। एक और काम जो बता देता हूँ मैं तुम्हें, हम बस जिस चैप्टर में सबसे स्लो है वो सॉल्यूशन है। जिस चैप्टर में तुम्हारे सामने केमिस्ट्री को उस रूप में रखा जाता है जो उसमें वो जानी जाते हैं वो सही है। बाकी तो बहुत ब्रिलियंट है, ऐसा कोई डरावना नहीं है, बहुत तगड़ी चीजों में से एक आती है। खैर चलो ध्यान से एक बार लिखते हुए कहानी को आगे बढ़ा, क्योंकि सिंपल बातों से काम नहीं चलेगा। चलो मैं पुरानी कहानी को एक बार लिख रहा हूँ, थोड़ा जल्दी लिखूंगा इसी वजह से। अगर वोलेटाइल में वोलेटाइल मिलाएंगे तो क्या होगा, और अगर वोलेटाइल में नॉन वोलेटाइल मिलाएंगे तो क्या होगा। वोलेटाइल यानी कि अपने पास में ऐसा सॉल्यूशन जो उड़ सकता है, जिसकी भाप बन सकती है। अगर मैंने एक भाप बनने वाले सॉल्यूशन में दूसरा भाप बनने वाले सॉल्यूशन को मिला दिया तो उससे बनने वाला कंपाउंड ये कुछ होगा। इसके अंदर ये ए वाला कंपाउंड है, ये वाला बी कंपाउंड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ए बी। तो मेरा सवाल तुमसे ये कि अगर हम इसका टोटल प्रेशर निकालना चाहते हो तो कैसे निकालेंगे? पी ए प्लस पी बी करके। अब तुम मुझे ये बता सकते हो सब ए निकालने का मतलब ए प्रोपोर्शनल होगा किसके? ए के मोल फ्रैक्शन के। और बी प्रोपोर्शनल होगा किसके? बी के मोल फ्रैक्शन के। और यहाँ से मुझे बात ये भी समझ में आती है कि अगर प्रोपोर्शन हटाना है तुम कांस्टेंट लगाओ कितना? पी नॉट ए एक्स से। जब तक न्यूमेरिकल नहीं करे तब तक बात समझ में नहीं आती, लेकिन हाँ करे थे कुछ सिंपल करे, लेकिन वो टॉपिक समझाने के लिए करे। और जब इसको लिखें तो क्या बन जाएगा? पी नॉट बी एक्स पी। अगर मैं तुमसे जानूं कि टोटल प्रेशर कैसे निकालेंगे तो ये प्लस ये वाला, यानी कि पी नॉट ए एक्स ए और प्लस में पी नॉट बी एक्स बी। तुम लोगों ने एक तो ये वाला केस पढ़ा है वोलेटाइल प्लस वोलेटाइल का। अगर वोलेटाइल में नॉन वोलेटाइल मिला दिया, मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका खुद का कोई ना कोई प्रेशर होता है एक तो वो, और दूसरा एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका खुद का कोई प्रेशर नहीं होता। अगर इन दोनों को मिला देंगे तो सीधी सीधी बात ये कि अब जो प्रेशर टोटल बनेगा वो सिर्फ किसके कारण से बनेगा? ए की वजह से। तो अब जो प्रेशर का फॉर्मूला बनेगा वो होगा पी नॉट ए और एक्स से। तो कुल मिला के बात ये भी है कि एक वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल को मिला के आने वाला प्रेशर कम होगा कि ज्यादा?
कम, क्योंकि जो गर्मी हम अकेले ए को दे रहे थे, आज वो गर्मी बी को भी मिल रही है, लेकिन बी गर्मी का इस्तेमाल करके भाप में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, मतलब हीट तो ले रहा है लेकिन वेपर नहीं बनाई। तो कुल मिला के अगर वॉलेटाइल में नॉन वॉलेटाइल मिला देंगे तो प्रेशर की वैल्यू ओवरऑल कैसी होगी, डिक्रीज करेगी। ओवरऑल प्रेशर डिक्रीज करेगा ही करेगा, ये हमें कहीं ना कहीं आइडिया होना चाहिए। अब मैं तुम्हें जिन चीजों के अंदर बता दूंगा उन्हें ध्यान से समझना, क्योंकि हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। वापस से देखो सभी लोग बस एक पहले छोटा सा काम करें ध्यान से। अपने पास में एक बहुत सिंपल सवाल है, ये एक वॉलेटाइल सब्सटेंस है, इसका जो P0 A है, इसका प्रेशर 0 तो नहीं हो सकता क्योंकि उड़ सकता है, तो इसके प्रेशर की वैल्यू दी जाती है तुम्हें 20 पास्कल। उसके बाद में हमारे पास ये कोई नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है और इसका प्रेशर ऑब्वियसली कुछ हो ही नहीं सकता, तो इसका प्रेशर हो गया 0। हम लोगों ने जब इन दोनों को मिलाया तो इन दोनों के मिलने से कंटेनर बना जिसमें वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल मिला हुआ है। तो मेरा तुम सवाल है कि बताओ इसका प्रेशर कितना होगा। तुम मुझसे कुछ मांगोगे तो मैं तुम्हें दे दूंगा। मोल फ्रैक्शन है ना, तो इसके जो मोल फ्रैक्शन है वोलेटाइल के वो 3/5 है, तो नॉन वोलेटाइल कितने होंगे, चलो निकालो आंसर, टोटल निकालो कितना 12। अच्छा तुमने कैसे निकाला, मैं कैलकुलेट करवा रहा हूं, मैं तुम्हारी दिमाग को नहीं आ रहा इससे, ये तो बहुत आसान सवाल था, देने का कोई रीजन है। टोटल निकालने के लिए हमने ए का प्रेशर लिया, मल्टीप्लाई किससे किया, ए के मोल फ्रैक्शन से, प्लस बी का प्रेशर लिया 0 और मल्टीप्लाई किससे किया, बी के मोल फ्रैक्शन से। जब इसको सॉल्व किया तो आंसर क्या निकल के आया, 5 से 20 कटा 4 बार और 4 दिया 12 पास्कल, 4 दिया 12 पास्कल। ये अपने पास में इसका टोटल प्रेशर निकल के आ गया। कुल मिला के ये जो प्रेशर है वो बी के मिलने से डिक्रीज कर गया। तुम मुझे बता सकते हो कि बी के मोल फ्रैक्शन कितने हैं, 2/5 है। अब वो चीज हमने लास्ट में छोड़ा था, मैं ये ध्यान रखना, पेज नंबर 13 का ध्यान रखना, मैं 13 पे दोबारा नोट कराऊंगा। सुनो, हम लोगों ने कल तक की जो सारी कहानी करी है उसका अंतिम स्टेटमेंट क्या था कि अगर ये एक वॉलेटाइल, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मुझे पता है इस चीज का, लेकिन बहुत सही रिपीट कर रहा हूं, होना भी चाहिए रिपीटेशन। तो इसमें जब हम टोटल प्रेशर निकालते हैं वो ओनली किस कारण से निकलता है, पी ए और एक्स ए से। मैं वहां पे कंटिन्यू कर रहा हूं जो हम लोगों ने कल तक किया था। ध्यान से देखो मैं क्या बताने जा रहा हूं तुम्हें। सब लोग मुझे एक सवाल का जवाब दें, इस पूरे सॉल्यूशन में जो प्रेशर है वो किसके कारण है, ए के कारण। मैंने तुम्हें किसी वक्त पे याद दिलाया होगा कि एक्स से प्लस एक्स बी करेंगे तो आंसर कितना 1, यहां से एक्स की वैल्यू बताओगे तो 1 माइनस के एक्स बी, उस वैल्यू को यहां डालेंगे सभी लोग और सॉल्व करके क्या निकालेंगे वो सुने, सभी लोग एक्स बी निकालेंगे, ठीक है। और एक्स माने जानते हो क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। सभी को मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का फॉर्मूला बनाना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का फॉर्मूला। आखिरी वहीं छूटा है ना, ध्यान से देखो भाई, पीटी इज इक्वल टू में पी नॉट ए, एक्स ए की जगह पे 1 माइनस के एक्स बी, पहले इसका मल्टीप्लाई करो, पीटी इज इक्वल टू में पी नॉट ए माइनस के पी नॉट ए एक्स बी, मतलब पी नॉट से पहले 1 से किया फिर इसका इससे किया। उसके बाद में ट्रांसपोज करना है ध्यान से, ये माइनस का आदमी उधर जाएगा तो प्लस का, यानी कि पी नॉट ए एक्स बी, और इसको जब माइनस में लेंगे तो पी नॉट ए माइनस के पी टी। मुझे तो ये देख के समझ में आता है, तुम्हें देख के समझ में आता है कि नहीं, टोटल माइनस क्यों किया जा रहा है, क्योंकि टोटल वाला कम है, जो पहले वाला है वो ज्यादा है। अगर इसको डिवाइड में लेते हैं तो एक्स बी की वैल्यू क्या निकल के आई, पी नॉट ए माइनस के पी टी और अपॉन में पी नॉट ए। ये एक्स बी क्या चीज है बताओ, तुम लोगों ने कल तक यहाँ पे लिखा है ना, चलो इससे आगे लिखेंगे, एक एक करके समझे। ये एक्स बी क्या चीज है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वॉलेटाइल या नॉन वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल। अच्छा, इसमें पी नॉट ए क्या चीज है, प्योर वेपर प्रेशर, असली अकेले जब वो था अकेले वाला, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए। इसमें पी ए क्या चीज है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए। पीटी क्या चीज है, टोटल प्रेशर व्हेन वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल को मिक्स किया। और मुझे फॉर्मूले को देख के समझ में आता है कि हम टोटल को घटा रहे हैं, इस बात का मतलब टोटल कम हो गया और पहले वाला ज्यादा था। अभी मैंने तुमसे जो पीछे सवाल किया उस सवाल को मैं दोबारा तुम्हारे सामने रिपीट कर रहा हूं, उसका रीजन तुम्हें अभी दिखेगा क्यों।
ये ध्यान से देखना। अगर हमने इस क्वेश्चन को रिपीट किया तो देखो इसमें टोटल प्रेशर कितना है, 12 है। पहले वाला प्रेशर कितना है, 20। टोटल 12 है और पहले वाला 20। बहुत लंबा ट्रेवल करके आई है नहीं आज स्कूल में कहाँ थी? अच्छा ठीक ठीक समझ गया, कोई बात नहीं, निश्चिंत है। आप इधर सुनो, टोटल प्रेशर कितना है, 12। ध्यान रखना, मैं अगली पन्ने पे चला जाऊंगा पता नहीं चलेगा। टोटल कितना है, 12 और पीए की वैल्यू कितनी है, 20। तो जैसे मैं तुम्हारे सामने इसको यहाँ पे रखूंगा, देखो XB इज इक्वल टू में बताओ पहले वाला प्रेशर 20 है माइनस टोटल कितना है अपॉन में पहले वाला प्रेशर 20 है। इसे सॉल्व करो, 20 में से 12 गए 8 अपॉन में 20। इसको 4 के टेबल से काट दो, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो XB की वैल्यू क्या निकल के आ गई, क्या XB की वैल्यू वाकई में 2/5 ही थी? ये सही है, XB की वैल्यू 2/5 है। तुम मुझे दोबारा बताओ, मैं तुम्हें इस फॉर्मूले से एक बात साफ ये कहना चाहता हूं कि ये फॉर्मूला तुम्हें ये बता सकता है कि तुम्हारा फाइनल प्रेशर अगर इतना है और पहले वाला प्रेशर ये था, तो अपने पास में कितना नॉन वोलेटाइल मिला हुआ है। अपने पास में 2/5 हिस्से में तो क्या मिला है, नॉन वोलेटाइल, और 3/5 हिस्से में क्या मिला हुआ है। इस फॉर्मूले से तुम किस चीज को निकाल सकते हो, बस ये समझा दो, नॉन वोलेटाइल कितने फ्रैक्शन में मिलावट में किया गया है। जब मैंने सवाल को रिवर्स ट्राई किया तो एकदम एग्जैक्ट बैठा। अच्छा, अब इस फॉर्मूले को देख के तुम्हें ये भी समझ में आ रहा होगा कि टोटल प्रेशर बढ़ा कि घटा, घट गया। किसके कंपैरिजन में, पहले वाले प्रेशर के मुकाबले दूसरा घट गया। जब हम दो लोगों को जोड़ते हैं तो कभी कभी उसको इंग्लिश में बोलते हैं रिलेट करना। भाई मैं अपने आप को किसी आदमी से रिलेट कर रहा हूं, तो मैं इसमें दो चीजों को जोड़ रहा हूं, बाद वाला प्रेशर और पहले वाला प्रेशर, और बाद वाला प्रेशर पहले वाले प्रेशर के कंपैरिजन में डिक्रीज हो गया। इसीलिए इस फॉर्मूले का एक नाम है, इस पूरी प्रोसेस का एक नाम है जो तुम तब से लिख रहे हो अभी तक। इसको हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब ध्यान से मेरी एक बहुत तगड़ी स्टेटमेंट को सुनना कि कोई तुमसे पूछे कि तुमने रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर पढ़ा है, हाँ, क्या होता है बताइयो। तो उसके लिए तुम्हें ऐसा कहने की नीड नहीं कि सब मैं तुझे पूरा चैप्टर बताऊंगा 3-4 घंटे तक तब बता पाऊंगा, नहीं। उसको सीधे बोलना, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब ये है कि जब एक वोलेटाइल में नॉन वोलेटाइल को मिक्स करते हैं तो प्रेशर घट जाता है। सीधी एक लाइन में कोई तुमसे पूछ बैठे कि व्हाट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, मैं पूरी चैप्टर की रामायण सुना दूं, ऐसा नहीं, सीधी सीधी बात। रिलेटिव लोअरिंग का मतलब है प्रेशर का घटना, और वो कब घटता है, जब एक वोलेटाइल में दूसरा नॉन वोलेटाइल मिला देंगे। और कितना नॉन वोलेटाइल मिलाया उसको पता लगाने का तरीका, P0A माइनस के PT अपॉन में P0A। ये चीजें अगर तुम्हें अभी समझ में आती हैं दैट इज सफिशिएंट, लेकिन न्यूमेरिकल से ये परफेक्ट हो जाएंगी। अभी न्यूमेरिकल पोजीशन नहीं है, लेकिन इस चीज को लिख दो। तुम लोगों ने कल तक जहां पे लिखा था वो ये है, इसके आगे इनके नाम लगा दो कि ये ऐसे ऐसे करके, और इस टॉपिक का जो तुमने पूरा नाम पढ़ा दैट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इस नाम का मतलब बहुत ध्यान से समझ के रखना। ऑब्वियसली रिलेटिव यानी कि कंपेयर किया हमने किस किस को, बाद वाले को और पहले वाले को, और कंपेरिजन से पता चला कि बाद वाला प्रेशर लो हो चुका है, इसलिए रिलेटिव लोअरिंग। मेरा एक सवाल आएगा तुम्हारे लिए, अभी ध्यान से देखना। सवाल ये है, ये अपने पास में कोई एक सॉल्यूशन है, इसका जो प्रेशर है वो है 30 पास्कल, मतलब अकेले में, मतलब ये P0 है, और इसके साथ में हमने कुछ मिला दिया तो इसका जो प्रेशर है वो प्रेशर अपने पास में रह गया 20 पास्कल। बहुत बेसिक सवाल हो सकता है किसी से भी कभी भी, ऐसा क्या मिलाया जो उसका प्रेशर घट गया, कोई भी नॉन वोलेटाइल चीज मिलाई होगी पक्का। और सवाल ये भी है कि तुम बता सकते हो कि उस नॉन वोलेटाइल के फ्रैक्शन, मतलब कितने हिस्से में नॉन वोलेटाइल है, कितना परसेंट नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मोल फ्रैक्शन निकालो, चलो नॉन वोलेटाइल का मोल फ्रैक्शन निकालो, अभी लिखा मैंने। नॉन वोलेटाइल का मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका, पहले वाला प्रेशर माइनस टोटल प्रेशर अपॉन में P0। तो अपने पास में पहले वाला 30 है, माइनस के बाद वाला 20 है, और अपॉन में करेंगे तो 30, और काटा पीटी करके
10/30 कट पिट के कितना 1/3, यानी कि 1/3 हिस्से में नॉन वोलेटाइल और कितने हिस्से में। अब इस सवाल को कोई तुमसे ऐसे पूछ जरूरी नहीं है, कोई परसेंटेज पूछ सकता है, बताओ नॉन वोलेटाइल कितनी परसेंट है, तो 1/3 मल्टीप्लाई में 100 कर दिया, काटने पे कितना 33.3% तो नॉन वोलेटाइल है और लगभग 66% वोलेटाइल मिला हुआ है। चलो सवाल दोबारा देखो, अब शायद और एक्यूरेसी आ जाए। हमारे पास में ये कोई भी एक कंटेनर, इसके अंदर इसका प्रेशर 40 पास्कल है, ठीक, इनिशियल प्रेशर। क्या कोई वोलेटाइल सवाल पूछता है? नहीं पूछता, यही आते हैं। उसके बाद में हमने इसमें कुछ ऐड ऑन किया, ऐड ऑन करने के बाद में इसका जो प्रेशर है वो 25 पास्कल रह गया। तो बात बहुत क्लियर कट है कि इसमें हमने क्या मिलाया, नॉन वोलेटाइल। बताओ कितना मिलाया, कितने का मतलब ग्राम नहीं होता, कितने का मतलब मोल फ्रैक्शन बताओ, नॉन वोलेटाइल के मोल फ्रैक्शन। मैं फॉर्मूला याद करा रहा हूं। मैं मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए पहले क्या रखेंगे, पी नॉट माइनस के पीटी अपॉन में पी नॉट। अच्छा, पी नॉट की जगह पे 40 माइनस के 25 और अपॉन में 40, काटने पे कितना बनेगा ये 15 अपॉन में 40, और ये 5 के टेबल से कट जाते हैं, 3 अपॉन में 8, यानी नॉन वोलेटाइल 8 में से 3 हिस्सों में है और वोलेटाइल 5 में से 8 में से 5 हिस्सों में बना हुआ है। फॉर्मूला बहुत सिंपल है। अब मैं तुमसे दोबारा कहता हूं, भैया जरा वापस से देख के बताओ ये फॉर्मूला क्या समझा रहा है। ये किसके मोल फ्रैक्शन है, बी के, यानी कि नॉन वोलेटाइल के, जो फालतू मिला दिए जिसकी वजह से प्रेशर घट गया। और निकालने का तरीका क्या है, टोटल नहीं स्टार्टिंग वाला माइनस टोटल और अपॉन में स्टार्टिंग वाला। इस चीज को ध्यान से देखो, लेकिन इस चीज को देखने के साथ साथ एक चीज और समझ लो, कल को कोई तुम्हारा टेस्ट ले बैठे और तुम लोग उससे ना कर जाओ यार ये तो मैंने कहीं पढ़ाई नहीं, तो बहुत बुरा हो जाएगा। पी नॉट माइनस के पीटी अपॉन में पी नॉट। हम लोगों ने तीर सीखा है, सेपरेटिंग डिनोमिनेटर। कभी कभी फॉर्मूला ऐसे भी आ सकता है, पी नॉट अपॉन में पी नॉट माइनस के पीटी अपॉन में पी नॉट। इससे कटेगा तो आंसर 1 माइनस के पीटी अपॉन में पी नॉट। कोई तुमसे ये पूछ बैठा ना तो भी ध्यान रखना कि यही सेम फॉर्मूला है, मतलब ये तुम्हें याद है लेकिन हम ये याद करके नहीं जा रहे हैं तो हमारी गलती है। 1 माइनस के पीटी अपॉन में पी नॉट भी सेम वही फॉर्मूला है। एक बात और, जो भी चीज 1 में से घटाई जाती है उसका मतलब यही होता है कि वो कम हो रही है, और किसी भी चीज में अगर 1 प्लस किया जा रहा है तो उसका मतलब ये है कि वो बढ़ रही है। छोटी सी मैथमेटिकल एप्लीकेशन बता दी है, अगर 1 में से घटाया मतलब डिक्रीज का साइन है और 1 जोड़ा मतलब इंक्रीज का साइन है। जरा चैप्टर के मैप में चले जाएं और अपनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का पहला पॉइंट देखो। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। हाँ, अब मैं पूछता हूं तुमसे, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का क्या मतलब है। जब वोलेटाइल में नॉन वोलेटाइल मिलाते हैं तो प्रेशर डिक्रीज होता है, सीधी बात। क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि जो हीट अकेले पानी को मिलनी चाहिए तो पत्थर भी सूख गए। तो कितने पत्थर मिलाए उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, कितना नॉन वोलेटाइल मिलाया उसका निकालने का फॉर्मूला क्या है, पी नॉट माइनस पीटी अपॉन पी नॉट, पहले वाला माइनस टोटल अपॉन में पहले वाला। उससे हम ये निकाल सकते हैं कितना हमने फिजूल का सामान मिला दिया उसके अंदर। लेकिन नहीं, चैप्टर की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे जाना ही नहीं है, वही रहो फाउंडेशन में, वही रहो। अच्छा, सबको डॉल्ट्स लॉ याद है। डॉल्ट्स लॉ में क्या समझाता है कि प्रेशर इस बात पे डिपेंड करेगा किसके मोल फ्रैक्शन कितने हैं, जिसकी मात्रा ज्यादा होगी उसका प्रेशर भी ज्यादा होगा। उसी डॉल्ट्स लॉ के बिहाफ पे हम लोगों ने कल तक जितना भी किया, मतलब पहले क्या किया वो देखो, वेपर प्रेशर लिखा है सबसे पहले, दूसरे में क्या लिखा है, टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। तीसरे में क्या लिखा है, दो कैटेगरी, V प्लस V का मिक्सिंग और V प्लस NV का मिक्सिंग, और NV और NV की मिक्सिंग सेंसिबल काम नहीं है, ठीक है। चौथा पॉइंट लिखता हूं उसके बाद में। चौथा पॉइंट है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ, ब्रैकेट में लिख लेना, ऑन द बेसिस ऑफ रॉल्स लॉ, ऑन द बेसिस ऑफ रॉल्स लॉ। और ये भी ध्यान रखिए कि कहीं ना कहीं शुरुआत में ये चीजें थोड़ी सी पेचीदा लगती है, लेकिन नहीं, ये बहुत बेहतरीन चीज है। देखो इसमें टेबल ऐड कर सकते हैं।
हाँ भाई, अपने पास में दो टाइप के सॉल्यूशन है, बहुत अच्छा, मैं एक लिखूंगा अगला तुम बोलोगे। आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तुम्हारे एंटोनियम काफी स्ट्रॉन्ग है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, होशियार का एंटोनियम, ठीक है। अब कौन से आइडियल है कौन से नॉन आइडियल है मैं लिख रहा हूं, ध्यान रखना चौथे पॉइंट पे, लेकिन वापस एंट्री नहीं करी हमने चैप्टर में। आइडियल कौन से होते हैं वो देखो। आइडियल वो है जो फॉलो करते हैं रॉल्स लॉ को, विच फॉलो रॉल्स लॉ। लेकिन इस बात का मतलब क्या है, मतलब ये तो याद करने वाली बात हो गई ना कि जो रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं आइडियल कहते हैं। हाँ बिल्कुल, फिलहाल याद करने वाली बात ही है, विच फॉलो रॉल्स लॉ। ऐसे सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं उन्हें हम लोग आइडियल कहते हैं। और ऑब्वियसली अगला पॉइंट इसमें यही होगा, विच डू नॉट फॉलो, विच डू नॉट फॉलो रॉल्स लॉ। जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करते, डू नॉट फॉलो रॉल्स लॉ, उन्हें हम लोग रॉल्स लॉ, उन्हें हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। इस बात को समझाने से पहले मैं तुम्हें बहुत सारी बातें बताऊंगा आज। अब रॉल्स लॉ को फॉलो करने वाली बात का क्या मतलब है, देखो पहली बात तो मैं तुम्हें ये बोल देता हूं कि भाई अब समय लगेगा, मुझे तुम्हें सारी बातें उतारने में समय लगेगा, और जैसे मैं इस समय को खाता हूं मैं तुम्हें आगे बहुत गति से ले जाऊंगा, ठीक है। कुछ और इंसर्ट करने पड़ेंगे, कम की थी, ओके। देखो भाई, सबसे पहली बात, जो रॉल्स लॉ को फॉलो करेंगे उन्हें आइडियल बोलते हैं, जो नहीं करते नॉन आइडियल कहते हैं, ठीक है। इस बात का मतलब समझने से पहले एक बात और लिख लें, जिनमें टोटल प्रेशर बाद वाला, दो लोगों को मिलाने से बनने वाला प्रेशर, टोटल प्रेशर ऐसे ही निकालना वैलिड है। पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ऐसे करके ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। उन सॉल्यूशंस को हम लोग आइडियल कहते हैं। जहां मोल फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे आ जाएगा, वो आइडियल है। लेकिन जहां पे ये वाला फॉर्मूला वैलिड नहीं है, जहां पी टी इज नॉट इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए और पी नॉट बी एक्स बी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल। जहां फॉर्मूला वैलिड नहीं है, जहां रॉल्स लॉ के मोल फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करके टोटल नहीं निकलता, और एक्चुअली में ज्यादातर सॉल्यूशन ऐसे ही है। ये तो कभी कभी कंडीशन वैलिड है, जैसे कि बहुत सिंपल चीज है। अगर तुम थोड़ी बहुत इफिशियंसी के बारे में जानते हो, तो किसी भी मोटरसाइकिल को किक करेंगे तो उसमें एनर्जी वेस्ट होगी। इंजन कोई भी 100% इफिशिएंट नहीं होता, मतलब मैंने 100 लीटर पेट्रोल जलाई तो 100 लीटर गर्मी वर्क में कन्वर्ट नहीं होती। ऐसा कुछ अगर सुना है तो ठीक, वरना मैं यहाँ पे जाने वाला नहीं हूँ। फिलहाल तो यहीं पे आते हैं, जहां पे हम टोटल प्रेशर फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं, वो कौन सॉल्यूशन है, आइडियल। और जहां टोटल प्रेशर फॉर्मूले हेल्प से नहीं निकाल सकते, वो कौन से हैं, ज्यादातर ऐसे ही है। ये कभी कभी ये वैलिड हल्का फुल्का पढ़ने के दृष्टिकोण से। अच्छा, और काम की बात है, जहां पे वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग डेल्टा वी मिक्स की वैल्यू 0 होती है, ये बहुत खतरनाक चीज लिखी है मैंने। जहां डेल्टा वी मिक्स, पहली बात तो वी माने वॉल्यूम है, और ये बात तुम्हें देख के समझ में नहीं आती, तुम इतने विद्वान नहीं हो, ये समझाई जाएगी और तभी समझ में आती है, लेकिन ठीक है फिलहाल लिखा मैंने। और जहां पे डेल्टा वी मिक्स की वैल्यू 0 के इक्वल, यहाँ पे हर जगह इक्वल लग के आएगा आइडियल में, और यहाँ पे हर जगह पे नॉट इक्वल लगेगा। चौथा लिखा मैंने, जहां पे डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होती है, उसको आइडियल कहते हैं। जहां पे डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल होती है, वहां पे नॉन आइडियल है। लेकिन बातों का मतलब क्या, मुझे क्यों समझ में नहीं आता ये देख के क्या चल रहा है, वो तो समझ में आना शुरू होगा। लेकिन पहली चीज तो, हाँ हम चौथे पॉइंट पे चल रहे हैं, वो भी दूसरे मैप में एंट्री करने से पहले। उसमें भी हम आइडियल नॉन आइडियल में बात साफ लिख चुके हैं। यहाँ पे सब इक्वल टू 0 है और यहाँ पे सब इक्वल टू 0 नहीं है। एक और बनानी थी टेबल, इसको छोटा करके हाथ से बनाना है। हाँ,
ध्यान से देखो, द मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड कैसी बनी है? खुद ही बना रहा है वो। इसको ये नहीं चाह रहा कि मैं इसकी टेबल बिगाड़ूं। ठीक है भाई चल। हाँ भाई, ई पॉइंट ध्यान से देखो। ई पॉइंट जिस जगह पे ए बी की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बी बी की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर होती है उन्हें आइडियल कहते हैं, और जिस जगह पे ए की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी बी की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी के बराबर नहीं होती है उसे नॉन आइडियल कहते हैं। ये किस चीज के बारे में बता रहा हूं मैं? एफ ओ ए, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब मेरे पास में टारगेट आया कि मैंने तुम्हें 3 बातें लिखा तो दी, पर ऑब्वियसली तुम्हें तीनों बातों का मतलब समझ में नहीं आता। मुझे बस तुम्हें 3 बातें समझानी है। जैसे मैं तुम्हें 3 बातें समझाऊंगा वैसे मैं तुम्हें बहुत अच्छी कहानी पे ले जाने के सक्षम हूँ। आइडियल नॉन आइडियल में सबसे पहली चीज तो जहां पे सब जगह इक्वल है वो आइडियल है, और जहां नॉट इक्वल है वो नॉन आइडियल है। लेकिन मेन बात वहीं से स्टार्ट हुई थी, जो रॉड्स लॉ को फॉलो करेंगे वो है आइडियल। लेकिन इस बात का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। चौथे पॉइंट में इन दोनों बातों को सेंसिबल तरीके से निकालना है। देखो, सबसे पहली चीज, इन एग्जाम्पलों को समझने के लिए हमें कुछ और एग्जाम्पल क्रिएट करने। मैं तुम्हें सबसे पहले सी पॉइंट समझाने जा रहा हूं कि डेल्टा बी मिक्स का क्या मतलब है। डेल्टा का मतलब सभी लोग जानते हैं, चेंज इन वॉल्यूम। जैसे हमारी हाइट में चेंज होना एक चेंज है, हम उसको डेल्टा एस लिख सकते हैं। हमारी फाइनल हाइट आज कितनी है और आज से 10 साल पहले कितनी थी, उसको चेंज कहते हैं। ठीक वैसे करके कुछ काम की चीजें आएंगी, देख लेना। मैं तुम्हें इस बात को इसलिए समझाता हूं, सुनो। हमारे पास में ये कोई ए नाम का सॉल्यूशन है। इस ए नाम के सॉल्यूशन में क्या पाए जाते होंगे? मॉलिक्यूल्स। और सभी मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में क्या लगती है? अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, तो ए मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाली अट्रैक्शन फोर्स है। हमारे पास में ये कोई बी नाम का कंटेनर है, और इस बी नाम के कंटेनर में भी क्या रखे हुए हैं? मॉलिक्यूल्स। और इनमें भी क्या लगती है? अट्रैक्शन फोर्स। इन बी में भी अट्रैक्शन फोर्स है। ध्यान रखो, तुम चैप्टर के अंदर नहीं बाहर चल रही हो, और उसके अंदर चीज तुम्हें पढ़नी है उसमें पेशेंस रखो। यहाँ जल्दबाजी नहीं, शांति से कहानी समझनी है। यहाँ पे बी मॉलिक्यूल और बी के बीच में लगने वाली फोर्स है। यहाँ पे ए और ए के बीच में लगने वाली फोर्स है। ए मॉलिक्यूल और ए के बीच में लगने वाली फोर्स है। जब हमने इन दोनों मॉलिक्यूल्स को मिक्स किया, इन दोनों एटम्स को मिक्स किया, इन दोनों सॉल्यूशंस को मिलाने पर जो मॉलिक्यूल्स बने उसमें एक ए था और एक बी, वापस से एक ए था और एक बी, ऐसे करके मिक्स हो गए। मिक्स होने का मतलब ए और बी पास पास आ गए। ये ऐसे करके मिक्स हो गए इनके अंदर, ये ए और ये वाला बी। अब सुनो, ए और ए के बीच में लगने वाली जो फोर्स थी वो इस जगह पे है, यहाँ पे बी और बी की, और यहाँ पे ए और बी की है। मैं तुम्हें बोलता हूं कि भाई ये 20 लीटर पानी है, ये कोई दूसरा सॉल्यूशन है तो वो 10 लीटर है, और इस सॉल्यूशन को मिलाने पर ये वाला सॉल्यूशन कितने लीटर का होना चाहिए? 20 लीटर और 10 लीटर को मिक्स करेंगे तो कितने का सॉल्यूशन हो, ये सोचो। 30 नहीं बैठता, मतलब बैठ जाएगा तो वो कैसा है? आइडियल। और नहीं बैठा तो कैसा है वो? नॉन आइडियल। उसका रीजन बताता हूं कैसे करके। ए और ए मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्शन में रखे हुए हैं। तुम जरा ध्यान से बताना, अगर इनकी अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गई तो मॉलिक्यूल पास आएंगे कि दूर? अगर इनकी बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जरा सोचो, एक एक करके जवाब दो। दो मॉलिक्यूल्स के बीच की अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाए तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाए तो मॉलिक्यूल्स पास होंगे कि दूर होंगे? दोनों मॉलिक्यूल्स की एक दूसरे को खींचने की ताकत बढ़ जाए तो उन दोनों के बीच का गैप कम हो जाएगा, वो पास आ जाएंगे। और मॉलिक्यूल्स के पास आने से इनकी जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम की वैल्यू कम होगी। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा तो मॉलिक्यूल्स क्लोज होंगे, और मॉलिक्यूल्स के क्लोज होने से वॉल्यूम डिक्रीज करेगा।
अगर दो लोगों के खींचने की ताकत बढ़ गई तो खींचने की ताकत बढ़ने से वो एक दूसरे के पास आएंगे। अगर वो पास आएंगे तो जहां पर वो 20 लीटर की जगह घेर रहे हैं, अब वो 20 लीटर नहीं घेरेंगे, शायद वो जगह 19 लीटर रह जाए, शायद वो जगह 18 लीटर रह जाए। दोबारा सोचना, इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच की अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाए, एक दूसरे को खींचने का लगाव कम हो जाए, थोड़े से दूर हो जाए, एक दूसरे को खींचने की ताकत कम हो तो ये थोड़े थोड़े से दूर खिसक जाएंगे। दोनों की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने से मॉलिक्यूल्स क्लोज होंगे कि दूर? मॉलिक्यूल्स दूर हो जाएंगे, फार अलग अलग हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो जाएंगे। और मॉलिक्यूल्स के अलग होने से वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आएंगे तो पास आने से वो जितनी जगह में पहले फैले हुए थे वो जगह कम हो जाएगी। अगर वो पहले फैलने के लिए 20 लीटर जगह ले रहे थे तो अब वो शायद 18 लीटर में फैले। और अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच की अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगी, थोड़े से जगह ज्यादा घेरेंगे, जहां पे वो 10 लीटर में आ जाते हैं अब शायद वो 11 लीटर में और 12 लीटर में जाके आए। और अगर दोनों मॉलिक्यूल्स के मिक्स होने से उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना तो इंक्रीज होती है और ना डिक्रीज होती है, ना वो दूर गए ना वो पास आए, तो कितनी जगह घेरेंगे? जितनी पहले थी और जितनी बाद में थी। अगर मॉलिक्यूल्स पास आते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, अगर मॉलिक्यूल्स दूर जाते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। अगर मॉलिक्यूल्स ना पास आते हैं ना दूर जाते हैं तो वॉल्यूम सेम रहेगा। मैं तुमसे कहता हूं कि ए और ए के खींचने की ताकत थी मान लो 10 न्यूटन, बी और बी के खींचने की ताकत थी मान लो 10 न्यूटन, और ए और बी के खींचने की ताकत भी है 10 न्यूटन, तो इनके वॉल्यूम में कोई चेंज होगा कि नहीं? हम कहते हैं कि ये 10 न्यूटन ये भी 10 न्यूटन, तो इन दोनों के मिलके वॉल्यूम कितना बैठा टोटल? 30 लीटर। और इनको मिक्स करेंगे तो भी वॉल्यूम कितना बैठेगा? 30 लीटर। वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। अगर वॉल्यूम में चेंज निकालेंगे तो 30 लीटर फाइनल माइनस 30 लीटर इनिशियल, और घट के आंसर कितना आ जाएगा? 0। एक बार वापस से सोचो, अगर दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच की अट्रैक्शन फोर्स बढ़ी तो पास आएंगे और पास आने से वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच की अट्रैक्शन फोर्स एक दूसरे को खींचने की ताकत कम हो गई तो दूर जाएंगे और दूर जाने से वॉल्यूम बढ़ेगा। और दोनों मॉलिक्यूल्स के एक दूसरे को खींचने की ताकत ना बढ़ती है ना घटती है तो वॉल्यूम कैसा रहेगा? सेम। अगर पहले इनका वॉल्यूम मिलके 30 लीटर था तो उनको मिक्स करने के बाद में भी 30 लीटर ही रहेगा। और इस कंडीशन में दोनों के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। तो जब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता, जब दोनों वॉल्यूम को माइनस करने में, मतलब सॉल्यूशन को मिला के भी 30 लीटर था अलग अलग और मिक्स करके भी 30 लीटर था, तब हम लोगों से सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। इसमें ध्यान से ये भी देखो, जब ए की खींचने की ताकत और बी की खींचने की ताकत उतनी ही होगी जितनी ए और बी की खींचने की ताकत होगी, तो कौन से सॉल्यूशन कहलाते हैं? आइडियल। ये बात तुम्हें तब समझ में आएगी जब इसके सामने कुछ, हमें अच्छा कब पता चलता है? जब बुरा हो सामने। खट्टे और मीठे का हिसाब तभी लगा सकते हो। मीठे को मीठा तब बोलो जब तुमने कुछ खट्टा खा लिया हो। उल्टा देखना है, अभी तुम्हें कुछ अच्छी खासी बातें महसूस हो जाएंगी। ध्यान से समझें, ये ठीक है। ए और ए के खींचने की ताकत कितनी है? 10 न्यूटन। बी और बी के खींचने की ताकत कितनी है? 10 न्यूटन। और मैं तुमसे यहां पे ये बोलता हूं कि ए और बी के खींचने की ताकत, इनके बीच की आपस की जो अट्रैक्शन फोर्स है वो रह गई 8 न्यूटन। इनके बीच की अट्रैक्शन फोर्स बढ़ी कि घटी? ये एक दूसरे को ज्यादा ताकत से खींच रहे हैं कि कम से? अब अगर ताकत कम हो गई इनके बीच में खिंचाव की तो इनके बीच का स्पेस बढ़ जाएगा। अगर स्पेस बढ़ेगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। और अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, मान लो कि पहले इनका 20 और 10 मिलके कितना आना चाहिए था कायदे से? 30 लीटर, लेकिन अब वो आ रहा है कितना? 31 लीटर।
तो यहाँ पे जब डेल्टा भी निकालेंगे तो क्या बनेगा, 31 माइनस के 30 कितना 1, वो जीरो तो नहीं आ रहा ना। लेकिन अगर दो मॉलिक्यूल्स के खींचने की ताकत उनके मिलाने वाले ताकत के बराबर है तो वॉल्यूम कैसा रहेगा दोनों कंडीशन में, सेम। वापस सोचो, इसको मिटाया जाएगा ऐसे तो इसको लिखने पे बड़ी टाइम लगेगा। देखना हमारे पास में ये ए कंटेनर, ये दूसरा वाला बी कंटेनर, इसमें मॉलिक्यूल्स हैं ए, इसमें मॉलिक्यूल्स हैं बी, और इनको मिक्स किया तो ये वाला कंटेनर बन गया ए बी वाले मॉलिक्यूल्स हैं। इनकी आपस में खींचने की ताकत है 10 न्यूटन, इनकी आपस में खींचने की ताकत है 10 न्यूटन, और इनकी आपस में खींचने की ताकत है 12 न्यूटन। तो मैं क्या समझ में आता है कि इनके बीच की अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गई। ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होने से मॉलिक्यूल्स पास आ जाएंगे, और मॉलिक्यूल पास आने से ये वाला वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा। अगर ये वाला 20 लीटर था और ये वाला 10 लीटर है तो मिलके कायदे से हम सोच के आए थे कि कितना होना चाहिए था 30 लीटर, लेकिन ये कितना रह गया, मान लिया 28 लीटर। ये 28 लीटर क्यों रह गया, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल से एक दूसरे को ज्यादा फोर्स से पकड़ लिया। इस केस में वॉल्यूम डिक्रीज कर गया। तो डेल्टा भी कैसे निकालेंगे, 28 माइनस के 30 कितना, माइनस के 2 लीटर। अब तीनों बातों को इकट्ठा मिला लो, दो सॉल्यूशंस की पहले खींचने की ताकत और उनके मिलने के बाद की खींचने की ताकत अगर सेम है तो उनके वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं होगा। और ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल। दो मॉलिक्यूल्स की पहले खींचने की ताकत और बाद में खींचने वाली ताकत में अंतर है। अगर बाद वाली ताकत ज्यादा है खींचने की तो वॉल्यूम कम होगा, अगर बाद वाली ताकत कम है तो वॉल्यूम ज्यादा होगा। और इन दोनों ही केस में अपने पास में सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है, नॉन आइडियल। अब जो तुम्हारे पास पॉइंट लिखे हैं इन पॉइंटों को वापस से समझो, दोबारा समझो कि हमने जो पॉइंट लिखे उन्हें ध्यान से देखना चाहिए। जब दोनों सॉल्यूशन को मिलाने के बाद में वॉल्यूम में कोई बदलाव नहीं है, 20 और 10 30, और बाद में भी कितना 30, तो वो सॉल्यूशन कैसे कहलाते हैं। और ये कब होगा, जब दोनों की पहले की ताकत और बाद की ताकत सेम है, तब तो वो आइडियल है। और जब दोनों के पहले वाली ताकत और बाद वाली ताकत सेम नहीं है, मतलब पहले तो 10-10 से खींच रहे थे, बाद में 12 से, ताकत अब भी सेम नहीं है, और 10-10 से खींच रहे थे, बाद में 8 से, ताकत अब भी सेम नहीं है, तो वो कौन से कहलाते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और उसमें वॉल्यूम जीरो नहीं होगा, उसमें वॉल्यूम में कोई ना कोई अंतर आएगा, या तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा या वॉल्यूम घट जाएगा। यहाँ वॉल्यूम जीरो नहीं है, ये जीरो क्या समझा रहा कि वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर पहले 30 लीटर है तो बाद में भी 30 लीटर होगा। इस चीज को दोबारा से सिंपल सिस्टम से लिखा जाए, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है वाकई में, चीजें आसान तो बिल्कुल नहीं है। देखो ये जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है इसके दो टाइप होते हैं। पहले इतना लिखें, एक बार लिख दिया होगा वैसे, इसमें तुम माहिर हो। ये जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, इसके दो मेन टाइप है। नॉन आइडियल के दो मेन टाइप है। दोनों मेन टाइप कौन से हैं, नॉन आइडियल के, उसके नहीं। अच्छा ये अगर लाइन यहां से हटा दी जाए तो ज्यादा अच्छा है। नॉन आइडियल के दो टाइप हैं। पहला है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ, और दूसरा है नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ। अभी भी पॉइंट नंबर डी पे डिस्कशन नहीं किया जा रहा अभी, फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ। और सबसे खास बात ये कि ये चैप्टर के मैप से बाहर चल रहे हैं। देखो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ का मतलब है जहां पे बाद वाला वॉल्यूम बढ़ जाए और नेगेटिव यानी बाद वाला वॉल्यूम घट जाए।
भाई एक बात तो ये कि दोनों को मिलाने पे वॉल्यूम में अगर कोई चेंज नहीं होता वो कौन सॉल्यूशन है? आइडियल। और दोनों के मिलाने पे अगर वॉल्यूम में चेंज होता है तो वो कौन से हैं? नॉन आइडियल। अब नॉन आइडियल दो प्रकार से हो सकते हैं, मिलने वाला वॉल्यूम या तो इंक्रीज हो और मिलने वाला वॉल्यूम या तो डिक्रीज हो। अगर मिलने वाला वॉल्यूम बढ़ रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डेविएशन। और मिलने वाला वॉल्यूम घट गया तो उसे क्या बोलेंगे? अभी कैसे कैसे होगा उसको भी ध्यान से देख लो। मिलने वाले वॉल्यूम के बढ़ने घटने का सिनेरियो, इससे छोटा नहीं होगा, ठीक है भाई, चल कोई बात नहीं। ये लिख लिया, इसके नीचे ये तीर खींच लो, इसमें भी दो दो तीन तीन पॉइंट निकलेंगे इस वजह से। चीजों को थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकली देखने की कोशिश करो। ये तो चला ही गया, अब तो बिल्कुल ही चला गया। लिस्ट कनेक्ट तो था ना। एक मिनट, हाँ भाई इधर सुनो। आइडियल कौन से हैं? जिनमें पहले वाला वॉल्यूम अगर 20 और 10 है तो वो मिलके वापस में 30 ही दिखाई देता है, और जिनमें वो 30 से कम या ज्यादा हो जाए वो कौन से हैं? अगर ज्यादा हो गया तो उसे क्या बोलेंगे? पॉजिटिव डेविएशन। और कम हो गया तो उसे क्या बोलेंगे? नेगेटिव डेविएशन। मैं इन्हीं बातों को ध्यान से लिख रहा हूँ करके सुनना। सबसे पहला, अगर वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा तो भाप भी ज्यादा उड़ेगी। तो सबसे पहला पॉइंट तो ध्यान से ये देखो, सबसे पहला पॉइंट तो ये कि जिसमें टोटल प्रेशर दोनों के मिलने वाले प्रेशर से ज्यादा होता है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, जहां पे टोटल प्रेशर पहले वाले प्रेशर से ज्यादा हो वो भी पॉजिटिव डेविएशन। जहां पे डेल्टा वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम की मिलावट भी पहले से 0 से ज्यादा हो जाए, 0 से ज्यादा है वो भी कौन सा? पॉजिटिव। अच्छा उसके बाद में अगर डेल्टा एच की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो भी कैसा? पॉजिटिव। लेकिन एक बात छोटी सी बताओ, ये ज्यादा कब होगा? जब मॉलिक्यूल्स के बीच की अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगी या ज्यादा? जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को कम अट्रैक्ट करेंगे, जब ए बी के मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन फोर्स कम होगी और ए की और बी की अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगी। मिलाने के बाद अगर अट्रैक्शन फोर्स कम रह जाती है, मिलाने के बाद में अगर कम रह गई, कम का साइन है, तुमने चौथी पांचवी पढ़ा होगा। मिलावट के बाद अगर अट्रैक्शन फोर्स कम रह गई तो वॉल्यूम भी ज्यादा, हीट भी ज्यादा और प्रेशर भी ज्यादा। और जब वॉल्यूम ज्यादा, हीट ज्यादा, प्रेशर ज्यादा, इस केस को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। नेगेटिव क्या होगा जरा एक बार दोबारा लिख लेते हैं। जब टोटल प्रेशर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी से कम रह जाए, जब वॉल्यूम की वैल्यूज 0 से कम हो जाए, जब हीट की वैल्यू 0 से कम हो जाए, तब उसको क्या बोलेंगे?
नेगेटिव डेविएशन। बहुत सिंपल सवाल ये कि बताओ वॉल्यूम कब घटेगा? जब ए और बी की अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगी। जब ए और बी की अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगी किससे? ए और बी से। अगर अट्रैक्शन फोर्स सेम है तो फिर कौन से है वो? आइडियल है। अगर अट्रैक्शन फोर्स सेम है तो वॉल्यूम में कितना चेंज होगा? 0 चेंज होगा। अट्रैक्शन फोर्स अगर कम और ज्यादा है, अट्रैक्शन फोर्स कम है तो वॉल्यूम बढ़ेगा, पॉजिटिव डेविएशन। अगर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो वॉल्यूम घटेगा, नेगेटिव डेविएशन। अगर वॉल्यूम कम है, पानी की मात्रा कम है तो प्रेशर भी कम होगा। अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो प्रेशर भी ज्यादा होगा। इस चीज को दिमाग में लोडेड तरीके से डालें, तरीके से समझो कि अपने पास में दो सॉल्यूशन है, आइडियल, नॉन आइडियल। और नॉन आइडियल में दो केस बनते हैं, बढ़ना और घटना। हर बढ़ने वाले केस को हम लोग पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं और हर घटने वाले केस को हम लोग नेगेटिव डेविएशन कहते हैं। अब डायग्राम बना के मैं तुम्हें ऐसे बेहतरीन एक्सप्लेन कर सकता हूं, लेकिन ठीक है, पहले इस चीज को थोड़ा सा और नॉलेज में लेके आते हैं। ध्यान से देखना मैं तुम्हें किस जगह पे लेके जा रहा हूं। ये बीकर हटा यार, मान लिया सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं तो हर जगह बीकर एंट्री नहीं। देखो ये ए और ए है, इन्होंने एक दूसरे को पकड़ रखा है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। चलो एक बात और, पानी की स्टेट चेंज कर सकते हैं हम लोग। हम बर्फ को पानी में, पानी को भाप में कन्वर्ट करने के लिए उसे क्या सप्लाई करेंगे? हीट। और हीट से क्या होता है? ध्यान से, हमारे पास में ये एक आइस क्यूब है, ठीक। उसके बाद में ये एक लिक्विड है, पानी है। और उसके बाद में ये एक वेपर स्टेट बना दी, भाप है ये। तुम लोगों ने ऑब्वियसली सुन लिया होगा मैटर की 3 मेन स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस। छोड़ो, उसका काम क्या है चैप्टर में? चैप्टर में उस चीज को बताया क्यों ज्यादा है? ये तो सबको बताया ना, ये 12वीं की बात थोड़ी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस है। इस चीज को समझो। बताओ सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में बेसिक पहला डिफरेंस क्या है? उनके पार्टिकल्स के बीच का। हाँ ठीक, पार्टिकल्स के बीच का स्पेस सुनो। सबसे कम पार्टिकल के बीच में कहां स्पेस होता है? सॉलिड में। ये मैंने तुमसे बोल दिया कि भाई ये आइस है, ये वाली कौन है? वाटर है, ये वाली कौन सी है? वेपर है। और मुझे पता है तुम सभी को बेसिक ज्ञान है, तो मैं तुमसे सवाल पूछ के मैं काय को टाइम पास करूं। ध्यान से सुनो। अपने पास में ये आइस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। ये अपने पास में पानी के मॉलिक्यूल्स हैं और ये हमारे पास में गैस के मॉलिक्यूल हैं। हमें साफ दिखाई देता है कि यहाँ पे गैप बहुत कम है। इस गैप को बढ़ाने के लिए तुम क्या करोगे? इसको हीट देंगे। जैसे हम इसको हीट देंगे, हीट के देने से इसमें स्पेस बढ़ेगा और किस में कन्वर्ट होगा? लिक्विड में। हम जैसे ही इसको हीट देंगे, स्पेस और बढ़ेगा, किस में कन्वर्ट होगा? वेपर में। अगर हम इसमें से हीट निकाल लेंगे, हाँ भाई, हम अगर हीट निकाल देंगे तो क्या होगा? हम अगर इसमें से गर्मी निकाल लें, इसको ठंडा करना शुरू करें, तो इनके बीच का स्पेस, रिवर्स पढ़ना सीखो। अगर हीट देते हैं तो स्पेस बढ़ेगा, वो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा। अगर हीट निकालेंगे तो स्पेस घटेगा और वो लिक्विड से, गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होगा। अगर हमने इसको हीट दी, अगर हमने इसको हीट प्रोवाइड करी, तो वो कहां से कहां जाएगा? सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस। अगर हम इसको हीट देते हैं, अगर ये हीट को, हमारी जो बर्फ है, जो पानी है, जो भाप है, अगर वो हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, सोखेंगे, अगर बर्फ हीट को सोखेगी तो वो किस में कन्वर्ट होगी? सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में। अगर हीट को एब्जॉर्ब करेगी, और अगर ये हीट को रिलीज करेंगे, गर्मी को बाहर निकालेंगे, तो हीट को रिलीज करने से इनके बीच का स्पेस कम होगा, और स्पेस कम होने से ये गैस से लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं। हमारे पास दो ही मेन प्रोसेस है, हीट देना और हीट लेना। अगर हम किसी को हीट देते हैं तो उनके बीच के स्पेस को बढ़ाएंगे, और अगर हीट निकालते हैं तो उनके बीच के स्पेस को घटाएंगे। इसमें बहुत काम की चीज, हीट रिलीज करना और हीट एब्जॉर्ब करना, दोनों में एक चीज लिख लो बस। हीट देना इज पॉजिटिव कहलाता है केमिस्ट्री में। हीट देना इज पॉजिटिव, हमने किसी को गर्मी दी है, वो पॉजिटिव है। और हीट निकलवाना
इज नेगेटिव। इस चीज को लिखो, हीट एब्जॉर्ब कराना पॉजिटिव और हीट रिलीज कराना नेगेटिव। और तुम इस चीज को कहीं भूल ना जाओ, इसीलिए दुनिया चाहती है उनकी ग्रेड ए ग्रेड मिले उनको हमेशा। तुम्हें किसके का खून ए पॉजिटिव है? बहुत सब मुझे पता ही नहीं है वो तो बाद की बात है कौन सा है। मैं लिख रहा हूं ए प्लस, मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, मुझे इसलिए याद हो गया। ए माने एब्जॉर्ब और पी माने पॉजिटिव। हीट एब्जॉर्ब कराना पॉजिटिव काम है और हीट रिलीज कराना नेगेटिव काम है। अगर हम किसी को हीट प्रोवाइड करेंगे तो उसके बीच के स्पेस बढ़ेगा, और अगर हम हीट किसी से लेंगे तो उसके बीच का स्पेस कम होगा। इस चीज को हल्का सा ध्यान रखो, कहीं ना कहीं कुछ बेहतरीन ही होने वाला है इस वजह से। इसे ध्यान रखना है ना, आवश्यक चीज है। तुम सबको पहली बात ये समझ में आ गया, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब प्रेशर बढ़ना, वॉल्यूम बढ़ना, हीट बढ़ना। और वो कब बढ़ेगा? जब उनके बीच की अट्रैक्शन फोर्स कम होगी। और नेगेटिव डेविएशन मतलब प्रेशर घटना, वॉल्यूम घटना और हीट घटना। वो कब घटेगी? जब उनके बीच की अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगी। ज्यादा खींचेंगे तो कम वॉल्यूम हो जाएगा, उल्टा। मतलब इसमें तीनों चीज इकट्ठी हैं, बस लास्ट वाला टॉपिक थोड़ा सा उल्टा है, इसको ध्यान रखें। ठीक है, मैं आगे चला जाता हूँ क्योंकि अभी इसकी खिचड़ी और बनाई सकती है संभावना, तो वो बना ही नहीं रही है बस। ये किसके कारनामे है? किसके? अच्छा, ध्यान तो है यार। चल भाई आगे सुन, एक बार देख तो लो तुम हो कहां पे। इंसानियत नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बात और बताएं, वेपर प्रेशर, पानी के द्वारा लगाया गया प्रेशर कंटेनर के शेप साइज पे डिपेंड करेगा या उसके अंदर क्या मिलाया उस पर डिपेंड करेगा? शेप साइज से कोई मतलब नहीं है भाई। तो हवा को चाहे गुब्बारे में भरो चाहे टायर में भरो, हवा जो प्रेशर लगाती है वो तो लगाएगी। मटेरियल पे डिपेंड करता है प्रेशर, शेप साइज पे नहीं, है ना। बहुत कॉमन सेंस की बात है। चलो कोई नहीं, जब तक कि मैप में एंट्री करते हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव याद रखना। लेकिन मैं तुम्हें तब तक एक चीज बताता हूँ, हम आगे नहीं जा रहे हैं। मुझे बस तुम्हारे सामने 2-3 मिनट तक लगातार कुछ डायग्राम बनाने और फिर तुम्हें कुछ समझाना है। ए और ये बी, इनको मिक्स करके यहाँ पे कंपाउंड बना दिया गया, उसका नाम है ए बी। नहीं, फॉर्मूला कुछ नहीं है, वो तो प्रैक्टिकली जब आ जाता है फिर उसको घटा लेते हैं। ऐसा मतलब थ्योरेटिकल पढ़ने वाली बात है कि ऐसा होता है, हमने बस स्वीकार लिया। उसमें हम प्रैक्टिकल करने भी नहीं जाते हैं और ऐसा करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत माइक्रो में कम आते हैं। माइनस आएगा तो 0.001 में आएगा, बस इतना कम ज्यादा होता, ज्यादा नहीं। ठीक है, दोबारा से लिखा, ये एक और कंटेनर, इसके मॉलिक्यूल्स आ गए ए और ये दूसरा कंटेनर, इसके जो मॉलिक्यूल्स आ गए वो आ गए बी। इनको मिक्स करके हम लोगों ने एक और बना दिया, उसका नाम हो गया ए बी। ठीक है, ये मिक्स हो गया। ध्यान से सुने, एक चीज और सेट कर देता हूं। इन दोनों के बीच की जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कितनी है? 10 न्यूटन। और इनके बीच की अट्रैक्शन फोर्स भी 10 न्यूटन। फिर इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स हो गई, वो हो गई 12 न्यूटन। तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हुई। अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होने का मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस कम हुआ। स्पेस कम हुआ तो वॉल्यूम भी डिक्रीज हो गया। वॉल्यूम डिक्रीज हो गया मतलब प्रेशर भी डिक्रीज हो गया, हीट भी डिक्रीज हो गई। और ये कौन सा डेविएशन कहलाएगा? नेगेटिव डेविएशन। अच्छा, यहाँ पे जो अट्रैक्शन फोर्स है वो 10 न्यूटन है, ये वाली अट्रैक्शन फोर्स भी 10 न्यूटन है, लेकिन इनको मिलाने पे जो अट्रैक्शन फोर्स रह गई वो रह गई 8 न्यूटन। अट्रैक्शन फोर्स कम होने का मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा, वो दूर चलेगा। वॉल्यूम बढ़ने का मतलब उसमें प्रेशर भी बढ़ेगा, हीट भी बढ़ेगी। ये कौन सा डेविएशन कहलाता है? पॉजिटिव डेविएशन। इसमें काम की चीज सुनो, आखिर कोई भी मॉलिक्यूल्स मिक्स कैसे होते हैं? यहाँ ए है और ये बी भी है, तो मिक्स होने का तरीका, पहले ए और ए एक दूसरे को अलग करवाएंगे, टूटेंगे। बी और बी भी टूटेंगे और टूटने के बाद वो दोबारा से फिर जुड़ेंगे। इसको कहते हैं सॉल्यूशन बनना। दो मॉलिक्यूल्स टूटते हैं और फिर मिलते हैं। चीनी पानी में कैसे घुलती है?
पानी के बीच में जो स्पेस है उनमें जाके चीनी फंसती है जाके। खैर सॉल्यूशन बनने में क्या होता है, ए और ए पहले अलग अलग होंगे और उसके बाद में वो फिर, ये कौन सा डेविएशन बताया तुमने मुझे, पॉजिटिव, और ये कौन सा बताया, नेगेटिव, ठीक है। और उसके बाद में फिर वो दोनों एक दूसरे जाके जुड़ते हैं। एक बात सुनो, मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए तुम्हें क्या देनी पड़ेगी, तो इसको कहते हैं पॉजिटिव, मतलब हीट दी, तोड़ा तो हीट देनी पड़ी, और जुड़ेंगे तो वापस सुनो, रुको, ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, मैंने इनको तोड़ने के लिए 10 जूल एनर्जी दी और ये टूट गए अलग अलग। तो जिस दिन ये दोबारा से जुड़ेंगे तो इनमें से 10 जूल एनर्जी निकलेगी। अगर 10 जूल को देने से ये टूटते हैं तो 10 जूल के मिलने से ये दोबारा से जुड़ते हैं, मतलब 10 जूल बाहर निकालेंगे, मतलब 10 जूल लेकर तो ये अलग अलग कंपाउंड में टूट गए, ठीक। जब ये जुड़ेंगे तो दोबारा से क्या निकालेंगे, 10 जूल। मैं मुझसे वही कह रहा हूं, हमने इसको हीट दी तो ये टूट गए, और जब ये जुड़ेंगे तो दोबारा से क्या रिलीज होगी, हीट रिलीज होना यानी कि, और हीट एब्जॉर्ब कराना यानी कि। एक बात बताओ, रिलीज ज्यादा हो रही है कि एब्जॉर्ब ज्यादा हो रही है, ये 10 न्यूटन की फोर्स को तोड़ने में गई और ये 12 न्यूटन बनने में निकली, ज्यादा निकली है, क्योंकि ये वाली अट्रैक्शन फोर्स कितनी है, तो नेगेटिव ज्यादा निकली है और पॉजिटिव हमने कम दी है, इसलिए मैंने उसमें एक पॉइंट लिखा है, डेल्टा हीट इज लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब डेल्टा हीट इज नेगेटिव। हमने जो हीट दी वो पॉजिटिव थी और जो हीट निकली वो नेगेटिव है। तो जो दी है वो तो 10 न्यूटन में दी है और जो निकली है वो 12 में निकली है, यानी कि दी कम है और निकली ज्यादा है, यानी पॉजिटिव कम है और नेगेटिव ज्यादा है। और नेगेटिव ज्यादा है इस बात का मतलब डेल्टा एच लेस देन जीरो है, डेल्टा एच नेगेटिव है। और ये कौन सा डेविएशन है, नेगेटिव डेविएशन। इस बात को रिपीट दोबारा समझो, हमने दो मॉलिक्यूल्स के जिनके बीच में 10 न्यूटन की फोर्स थी, उनको तोड़ने के लिए मैंने 10 जूल की एनर्जी दी, पॉजिटिव दी है, और उनको जुड़ते टाइम पे 8 न्यूटन है, तो निकली कैसी, नेगेटिव निकली। 10 ज्यादा है कि 8, तो पॉजिटिव ज्यादा है कि नेगेटिव, पॉजिटिव ज्यादा है, इसीलिए इस बार डेल्टा एच की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, यानी कि डेल्टा एच कैसा है, पॉजिटिव है। और इसीलिए इसका कौन सा डेविएशन कहलाता है, ये दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव डेविएशन। मैंने 3 बातें लिखी, तीनों समझाई। डेल्टा वी ग्रेटर देन जीरो का मतलब वॉल्यूम बढ़ना या वॉल्यूम घटना। डेल्टा एच पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब 10 ज्यादा है कि बाद है, बाद है, तो यानी कि नेगेटिव ज्यादा कि पॉजिटिव, नेगेटिव ज्यादा है, निकली ज्यादा और दी कम, नेगेटिव ज्यादा इसलिए नेगेटिव डेविएशन, और पॉजिटिव हीट ज्यादा इसीलिए कौन सा डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। लेकिन बात है कि तुम्हें समझ में आएगा, तुम कितने समय तक याद रख सकते हो, इसीलिए मुझे इसको ना दोबारा से लिख देना चाहिए क्लियरिटी से, लेकिन बना के लिखेंगे कायदे से इस बात, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। मैं तुम्हें समझाने वाला हूं कि डेल्टा हीट ग्रेटर देन जीरो और डेल्टा हीट का पॉजिटिव होने का क्या मतलब है, और डेल्टा एच लेस देन जीरो और डेल्टा एच के नेगेटिव होने का क्या मतलब है। बस इस बात को समझने के लिए डायग्राम अपने आप ड्रॉ करो, मेरे साथ मत करना, पीछे रह जाओगे। करो ड्रॉ, ऐसे बना ले, एक बीकर ये बना लो, उसके नीचे एक बीकर और बना लो, ऐसे समझने के, उसमें लिखो देना बस ब्रैकेट में, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझने के लिए लिखा है। नोट्स रिवाइज करने की, इस चीज को रिवाइज करने की कोई नीड नहीं है। तुम रिवीजन में डब्बे थोड़ी रिवाइज करोगे, एक डब्बा 2 डब्बे नहीं, बस समझाने के लिए लिखाई जाने वाली चीज है। ए और ए, ये वाला बी और बी, ए और ए के बीच का अट्रैक्शन फोर्स 10 न्यूटन, इनको मिला के जो सॉल्यूशन बना वो हो गया ए बी, इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो 8 न्यूटन, ठीक। दोबारा से ए और ए, और ये वाला बी और बी, इनको मिला के जो बना दैट इज ए बी, इनके बीच की अट्रैक्शन फोर्स 10 न्यूटन, ये भी 10 न्यूटन, और ये वाली
12 न्यूटन। किसी मॉलिक्यूल को बनाने का तरीका, पहले उसे तोड़ो और फिर उसे जोड़ो। तो ए और ए को तोड़ने के लिए हमने इसको हीट दी, कितनी? 10 जूल, जो कि कैसी मानी जाएगी? पॉजिटिव। और ए और बी के जुड़ने में क्या निकली? हीट निकली, वो कैसी मानी जाएगी? नेगेटिव। तो 10 ज्यादा की 8, यानी कि पॉजिटिव ज्यादा की नेगेटिव? पॉजिटिव। इसीलिए इसको बोलते हैं डेल्टा एस ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन। और इस जगह पर हमने ए और ए को तोड़ने के लिए हीट दी, यानी कि पॉजिटिव दी, और यहाँ पे ए और बी को जुड़ने में हीट निकली है नेगेटिव निकली। तो 10 ज्यादा की 12, 12 ज्यादा, इसीलिए नेगेटिव ज्यादा। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव डेविएशन। यहाँ पे डेल्टा एच लेस देन 0 हो जाएगा, यहाँ पे वॉल्यूम लेस देन 0 हो जाएगा, बस। हीट, अरे वो वर्ड बहुत काम का है, ए प्लस, तुम्हें मेरा खून भी याद रहेगा, ए पॉजिटिव। ब्लड टेस्ट करना मत, 5 मिनट का काम है। ब्लड ग्रुप टेस्ट करना, ब्लड टेस्ट तो बहुत लंबी प्रोसेस है, उसमें बीमारियां, बैक्टीरिया जो भी है वो सब पता लगाना, उसमें वो डिफरेंट है। ओनली ब्लड ग्रुप पता लगाना मात्र 5 मिनट का खेल है, बस 3 बूंद खून की, है ना? उसमें 3 केमिकल डलते हैं, उसमें ब्लड क्लॉटिंग वजह से फट जाता है, फटा तो ये, नहीं फटा तो ये, तीनों फट गए तो ए बी, तीनों नहीं फटे तो ओ, ऐसे 6, 7, 8 केस बनते हैं। खैर कोई बात नहीं। हाँ भाई, सभी का मेन काम, इस चीज को ज्यादा मूड में मत डालना, ज्यादा परेशान मत होना इस बातों के लिए। बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, कुछ परेशानी मत लो, जितना समझ में आया दैट इज सफिशिएंट। बस कल के लिए टाइटल डाल लो, टॉपिक सबसे टॉप पे, मैं पेज नंबर 19 से वही स्टार्ट करूंगा कल। हम चैप्टर के दूसरे पॉइंट पे एंट्री करने जा रहे हैं अब, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कल से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। CRDC को रख देंगे।